बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। नैब के चेयरमैन ने यह दावा किया है कि 2 साल में 363 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए गए। पूछना यह था कि इसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ या उनके खानदान से कोई रकम रिकवर की गई है या नहीं। कौम यह जानना चाहती है कि जिन्हें करप्शन किंग और माफिया के इल्काबात दिए गए, चोर चोर के टैग उनके गले में डाले गए, उनसे भी कुछ निकला है या नहीं। हाँ साहब ने नवाज शरीफ पर बराह रास्त 300 अरब रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया था और बहुत से सियासी मुखालिफिन को करप्शन के नाम पर कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 2 साल में हमने मुल्क को करप्शन से पाक करने के हवाले से या करप्शन से पाक करने के नाम का जो बीड़ा उठाया हुआ है, उसमें अब चेयरमैन नैब ने 363 अरब रुपए की रिकवरी तो डाल दी है। अगर वो बड़े बड़े नाम भी बता देते तो कौम का कुछ भला हो जाता, लेकिन नैब उनके नाम तो छुपा रहा है जिनकी चोरियां साबित हो गई हैं या जिनसे रिकवरियां की जा रही हैं, लेकिन जिनकी ना चोरी साबित हो रही है ना जिनसे रिकवरी की जा रही है, उन्हें चोर चोर के खिताबात दिए जा रहे हैं और बहुत से लोगों को चोरी के नाम पर बंद कर रखा है। अब खान साहब उनकी जमात कहती है कि मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान है, तो शाबाश किसको दें जिसने 63 अरब रुपए की यानी 363 अरब रुपए रिकवर कर लिए हैं। नैब उन्हें शाबाश दें या फिर उन्हें शाबाश दें जो मईशत की शरह नमू को 5.8% से मनफी तक ले गए। इस 363 अरब की रिकवरी के बदले में कौम को क्या मिला? कौम को जो कुछ मिला वो काबिले गौर है और लम्हा फिक्रिया है। रिकवरी के मुकाबले में मुल्क की मईशत का जो नुकसान हुआ वो उससे कहीं ज्यादा है जो रिकवरी है। तो जो नजर आ रहा है उसी पे बात कर लेते हैं। ग्रोथ रेट मनफी पे चला गया, रुपया बुरी तरह गिर गया, जिससे कर्जों में भी इजाफा हुआ और सूद में भी इजाफा हुआ। अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। आज महंगाई 9 से 10% और उससे भी आगे की जा रही है। जीडीपी गिरने से कौमी पैदावार में कमी आ गई। तो हुकूमत के अपने दादोशुमार के मुताबिक बेरोजगारी और महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है। तो 2 साल का हिसाब लगाए, जमा तफरी कर लें तो लगता ही हो कि आमदनी कम और खसारा कई गुना ज्यादा हुआ है। अब जरा अखबारी इतलात या फिर जो इतलात दस्तयाब है वो मुसद्दका है या गैर मुसद्दका, उनके मुताबिक पेट्रोलियम सेक्टर में 122 अरब रुपए का टीका, चीनी स्कैंडल में कौम को 400 अरब रुपए का टीका, गंदम आटा स्कैंडल में भी 200 अरब का टीका, अद्वियात स्कैंडल में भी 300 अरब का टीका। और कहने वाले तो कहते हैं कि अब सिर्फ एक हुरों वाला टीका रह गया है, वो भी अगर लग जाए तो शायद बात ही खत्म हो जाए। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट यह कहती है कि 2.9 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तगियां हुई है और यह भी मौजूदा हुकूमत के 2 सालों में हुई है। अब ये सारे दादोशुमार है जो दस्तयाब है। जब खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो जीडीपी का कुल हुजम 332 अरब डॉलर था, जो बढ़ना था और इम्कान यह था कि वो इससे भी कहीं आगे निकल जाता। अब वो कम होकर 263 अरब डॉलर पर आ गया। अदादोशुमार में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन अराउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एरिया में 5% कमी हुई है और ज़रूरी सेक्टर में 10% कमी हुई है। ये दस्तयाब है। अब चोरों लुटेरों से करप्शन के नाम पर जो रिकवरियां हुई है उनका हिसाब लगाए तो 363 अरब बकौल चेयरमैन नैब के, ये फिगर तो ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ देखें कि हमें उसके बदले मिला क्या? हमें उसके बदले मिले कर्जे, और कर्जों में जो 2018 में 29,879 अरब रुपए थे वो बढ़कर 2019 में और 2020 में 42 और 2020 में ये तकरीबन 44,000 तक पहुंच गए। तो कर्जों में तकरीबन 12 से 13,000 अरब का इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खान साहब कौम को कई 100 अरब डॉलर में पड़े हैं। तो जमा तफरी करने वाले खुद ही जमा तफरी कर लें, प्लस माइनस के बाद अगर मोटा मोटा फिगर निकाला जाए तो वो ये निकलता है कि तकरीबन 13-14 हजार अरब रुपए के कर्जे, 2,500 अरब की बैकादगियां और जीडीपी में तकरीबन 50 अरब डॉलर की रिडक्शन, उसके मुकाबले में 363 अरब रुपए की रिकवरी आटे में नमक बराबर है। और इसीलिए शायद बहुत से लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चल सकती। छोटे मोटे 2-4 उठाई गिरे पकड़कर उनसे रिकवरी कराकर डींगे मारना, ये कहां की अक्लमंदी है? या तो बड़े बड़े चोर पकड़े होते और रिकवरी कराई गई होती
तो समझ में आता कि इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया। अच्छा भला चलता हुआ मुल्क आज इस हालत में है कि हर चीज ही डिक्लाइन की जानिब है। हालत यह है कि 2 साल 10 महीने बाद भी वो शख्स जमानत पर रिहा हो गया जो जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि उसके पास वो करप्शन के मामलात का बहुत बड़ा गवाह है और उसने करप्शन की है, लेकिन उस शख्स के बाद भी उस शख्स के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। मैं आहद चीमा की बात कर रहा हूं। पंजाब का एक बड़ा ही जबरदस्त सरकारी अफसर आहद चीमा, उसको इसलिए पकड़ा गया था कि शहबाज शरीफ या शरीफ खानदान के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बन सके और शरीफ खानदान की करप्शन एक्सपोज कर सके। तो सरकारी अफसर आहद चीमा को पकड़कर ब्यूरोक्रेसी को भी खौफजदा किया गया और वो कहते हैं ना, सवाए खौफजदा करने और डराने के कुछ नहीं किया गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ब्यूरोक्रेसी भी नाराज हुई और हाथ भी कुछ नहीं आया। तो ये तो एक मिसाल है, दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद है। पेट्रोलियम सेक्टर में भी कल ही की बात है कि 122 अरब रुपए के नुकसान की बात हो रही है। आज हुकूमत के लोग आके बैठ गए, जी नहीं हमने तो ये नुकसान हमारे फैसलों की वजह से नहीं हुआ। ये 122 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ फैसलों से हुआ है, यानी बर वक्त फैसले ले ली जाते, LNG की खरीदारी के हवाले से तो नुकसान ना होता। लेकिन आज वजीर पेट्रोलियम और ये वो बताते जी बशीर पेट्रोलियम के ये नुकसान इसलिए हुआ कि हमारे पास LNG की खरीदारी के लिए लोग मौजूद नहीं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन हो गई और जहां LNG इस्तेमाल होनी थी मुल्की ग्रोथ में, पैदावार में, वहां LNG की खपत ही नहीं है, तो नुकसान तो हो रहा है। चाहे अगर आप बर वक्त LNG खरीदते और 122 अरब बचा लेते या ताखीर करने से 122 अरब का नुकसान कर ले, मगर जो कुछ भी हो रहा है वो उससे कहीं ज्यादा है जितनी हमारी आमदनी है। तो आमदनी कम, नुकसान ज्यादा है। वो कहते हैं ना तजर्बाकार को चलता चलाता कारोबार भी दे दे तो वो उसे तबाह करके चलता बनेगा। आम तासर तो ये है कि नैब हुकूमत के जेर असर है और यह भी कहा जाता है कि इदारे भी हुकूमत के साथ है, फिर भी 2 साल में करप्शन का एक भी बड़ा केस साबित नहीं कर सके। यानी पूरी हुकूमती मशीनरी एक तरफ है और चंद छोटे मोटे माफिया, डॉन, किंग, चोर, करप्ट 10% 15% वो एक तरफ है, लेकिन एक भी बड़ा करप्शन का केस साबित नहीं कर सके। तो करप्शन की गर्दान है कि अब भी चली जा रही है। और कहने वाले तो कहते हैं या तो वो करप्ट नहीं जिन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, या फिर उन्हें करप्ट कहने वाले ही इंतहाई नालायक लोग हैं जो मुआशरत का रोज बरोज इस बुरी तरह नुकसान किए जा रहे हैं। अब पंजाब के इंतहाई काबिल एहतराम एक अफसर आहद चीमा को, जिसने पंजाब में खासकर लाहौर में डेवलपमेंट के बड़े काम किए, उसको आधा से ज्यादा लाहौर जानता है। उसे 2 साल 10 महीने सिर्फ इसलिए कैद में रखा गया कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा गवाह बनेगा और वो शहबाज शरीफ के लिए माल जमा करता था। तो उसके जो 2.5-3 साल जाया किए गए उसका हिसाब कौन देगा। तो आहद चीमा को तो सिर्फ इसलिए पकड़ा गया था कि शायद लोगों को जाहिर है, वो बात खुल के सामने आ गई है कि शरीफ खानदान के खिलाफ क्या चीज तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो कहते हैं ना कि अब मैं तो नहीं कहता, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यानी ना कोई केस चला, ना अदालत ने कोई सजा सुनाई और एक शख्स 2.5 साल कैद तन्हाई में रह के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उसे रिहाई मिली। तो बहुत से लोग आहद चीमा की रिहाई को, उसकी जमानत को हवा का रुख बदलने से भी ताबीर कर रहे हैं, क्योंकि नैब ने बेशक अपनी 2 साल की कारकर्दगी बता दी है, लेकिन लगता यूं कि अमली तौर पर नैब ने अपना हिसाब दे दिया है और अपना रुख भी तब्दील कर लिया है। इसलिए कहने वाले तो कहते हैं कि हवाओं का रुख भी बदल रहा है। और आम खबर यह कि पाक फौज के 6 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसफ गफूर भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले किए गए, जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल आसफ गफूर को इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुकर्रर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में आसफ गफूर, अख्तर नवाज, सरदार हसन अजहर हयात, सरफराज अली, मोहम्मद अली और सलमान फयाज गनी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट आसफ गफूर को IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुकर्रर किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात मिलिट्री सेक्रेटरी होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान इंस्पेक्टर जनरल आर्म, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान IG ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली कमांडर ASSC और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कमांडर सदरन कमांड, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद अंजम को कोर कमांडर कराची मुकर्रर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को कोर कमांडर लाहौर मुकर्रर किया गया है।
और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर भावलपुर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ को कोर कमांडर मुल्तान तैनात किया गया। तो पाक फौज में बड़े पैमाने पर फौजी अफसरान की तकर्रियां हुई हैं, बहुत से फौजी अफसरान को तब्दील कर दिया गया है और मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को कोर कमांडर लाहौर मुकर्रर किया गया है। और अब बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं पीटीआई की बहुत सीनियर मेंबर हैं, एमएनए भी हैं अंदलीब अब्बास, और उनका बड़ा वसी तजर्बा है पढ़ाने में भी, कॉमर्स के हवाले से भी और इकोनॉमी के हवाले से भी। देखते हैं कि वो क्या फरमाती है अंदलीब अब्बास। दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी दी ओनली कंट्री जिसने अपनी मईशत को पेंडेमिक के दौरान इतना बेहतर कर लिया कि बाकी सारी दुनिया जा रही है -10 पे, माइनस इनकी जो है +0.04 है और अब 1 पे जा रही है। ये कह रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फिगर्स देके कि जब इंडिया का 24.8% माइनस था और यूके का 8.5% माइनस था। कब माइनस की ग्रोथ ना करें, खुदा खौफी करें प्लीज, माइनस नहीं होने दिया। फिगर्स कुछ ठीक करना चाहता हूं, हम लोगों के सामने बैठते हैं टॉक शोज पे, कम से कम गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। यूके का जीडीपी ग्रोथ 6.6% है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.1% है। ये -24 और मनफी जो आप फिगर्स बता रही हैं माइनस रहा है। मैं चैलेंज करती हूं, मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर का आपको बताता ना करें, मेरे पास खुद फिगर पड़ी है मेरे पास। वैसे ये बतानी है कि जो जीडीपी था वो नेगेटिव चला गया था। बस देखें सेकंड क्वार्टर जो है, जिसके अभी थर्ड क्वार्टर तो चल रहा है ना, सेकंड क्वार्टर की जो फिगर्स हैं उसमें यूएस वाज द वर्स्ट हिट, ये मैंने वहीं से निकाली है अभी। 32.9% माइनस कंट्रैक्शन, क्योंकि उस जमाने में आपको पता है कोरोना बहुत हाई था सारी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं था। ठीक है, जो मैं बात कर रही हूँ जुलाई की और उसकी अगस्त की। ठीक है, जब हमारा -32 जी -32.9 जीडीपी माइन कंट्रैक्शन हुई थी उनकी जीडीपी की। -6.9% यूके की कंट्रैक्शन हुई थी, इंडिया की -10.3% हुई थी। लेकिन ये माइनस नहीं है, यानी उसमें कमी हुई है, माइनस नहीं है। ये माइनस का मतलब होता है खुदा खौफी करे, पकड़े गए, जीडीपी माइनस खत्म हो नहीं है। गई। इसका मतलब ये साहब देखें, हम टीवी पे बैठते हैं, हमें लोगों को सच फिगर्स बताने चाहिए। वो माइनस में नहीं गई थी, उसमें कमी वाकया हुई, 140 तक गई थी इनके जमाने में कि मेरी चीनी की बात ही नहीं हो रही। ये तो आपने कहा कि यूके की जीडीपी माइनस में गई है, नहीं गई, 6.1 है, उसमें कमी वाकई हुई है। कॉन्ट्रैक्शन को आप ये ना कहें कि वो माइनस में चली गई, आपने गलत बयानी की। ग्रोथ रेट है यूके ना करें, ना करें। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत क्या है, बल्कि पाकिस्तान में रहने वालों से ज्यादा किसको मालूम है कि हमारी मुआशी हालत क्या है। और इसके बावजूद हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के दिनों में हमारी मईशत दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में बहुत अच्छी रही है। और मुकाबला किससे हम कर रहे हैं? भारत और बरतानिया से। यानी बरतानिया में ग्रोथ नेगेटिव हो गई और भारत में भी ग्रोथ नेगेटिव हो गई। हालांकि दोनों मुल्कों की जो मजबूरी पैदावार है वो इतनी ज्यादा है कि अगर उसमें 10-20% कमी आ भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है मुआशी कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसकी तारीफ करें कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो नेशनल ग्रोथ है, कौमी पैदावार, उसमें जीडीपी के तनासब के लिहाज से कमी कितनी हुई है, जिसमें फीकस आमदनी को काउंट किया जाता है कि वो फीकस आमदनी कितनी कम हुई है, जो पैदावार है सनती उसमें कितनी कमी आई है, रियल स्टेट कहां खड़ा है, इसके अलावा बेरोजगारी में इजाफा शामिल है। तो ये 4-5 इंडिकेटर होते हैं जो आपकी मजमूई पैदावार को, जो पूरे मुल्क की इकोनॉमी होती है, उसमें कमी की बात हो रही है। ये शरह नमू की बात नहीं हो रही। और कंस्ट्रक्शन की बुनियादी वजह डिमांड और सार्फ के इत्माद में कमी होता है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन है। इसका शरह नमू से कोई बराह रास्त तल्लुक नहीं होता। इसका तल्लुक सीधा सीधा मजमूई पैदावार से होता है कि आपकी मजमूई पैदावार क्या है, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है, आपकी जो दूसरी पैदावार के जराए हैं वो कितने जा रहे हैं। तो हमारी मईशत तो कोरोना आने से पहले डूबी हुई थी, उसमें मजीद डूबने की सकत ही नहीं थी। अब मजमूई पैदावार जो हमारी कौमी पैदावार है उसका आलम सबके सामने है कि हम चीनी भी बाहर से मंगा रहे हैं, गंदम भी हमारी बाहर से आएगी और जल्दी हम कपास भी बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो ये 3 बड़े फैक्टर जो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में आते हैं, ये तो बिल्कुल डाउन है। इसमें कोई 10-12% कमी हुई है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो मजबूरी पैदावार होती है उसमें कमी का असर
आम आदमी पर पड़ता है। ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर मजबूरी पैदावार में कमी होगी तो मार्केट में डिमांड गिर जाती है, प्रोडक्शन कम करना पड़ती है। जब प्रोडक्शन कम करते हैं तो फिर जो लोग ऑन जॉब होते हैं उनको जॉब से हटाया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो ये सीधे सीधे अदाद-ओ-शुमार है। ये बैठ के हमें गलत अदाद-ओ-शुमार बताकर लोगों को लॉलीपॉप देने की जो आदत है वो मुझे लगता है खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ एरर में इफ्तिखार काज़मी। बहुत ही मशहूर टेलीविजन कंपेयर और एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है नईम बुखारी। उन्हें पीटीवी का चेयरमैन लगा दिया गया है। अभी वो एक डायरेक्टर के ओहदे पर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पीटीवी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। उनसे आज जब मीडिया ने पूछा कि आप पीटीवी के चेयरमैन बनने के बाद या मदारुल मुहाम बनने के बाद क्या अपोजिशन को टेलीविजन पर मौका देंगे पीटीवी पर, तो उनका जवाब क्या था? वो जवाब इस वक्त जेर बहस है। देखते हैं कि नईम बुखारी ने क्या कहा। कुछ हम हुकूमती अरकान भी शामिल हैं। सर हुकूमत और अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पीटीवी है, ये तो दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन विच रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। थैंक यू। नईम बुखारी के हम भी उस तरह फैन हैं जिस तरह खान साहब के कभी फैन रहे हैं। तो हम उस शहद के लोग हैं जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, चाहे आपकी खुशी हो या ना हो, मगर जो कुछ पीटीवी दिखाता था आपको वही देखना पड़ता था। उसके बाद फिर निजी चैनलों का दौर आ गया तो उसने आकर पीटीवी की इजारादारी ना सिर्फ तोड़ी बल्कि तकरीबन खत्म कर दी। अब पीटीवी चूंकि नए चैनलों के साथ कंपीट नहीं कर सका तो पीछे रह गया। अब नईम बुखारी एक ऐसी शख्सियत है, उन पर हजारों बातें की जा सकती हैं। उनकी शख्सियत और किरदार के मुतरादा होने के बारे में बहुत सी बातें की जा सकती है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, वो मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जो बिल्कुल पॉलिटिकल है, तो मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूं कि वो पीटीवी को अगर रियासत का टीवी समझते हैं और ये फरमाते हैं कि इस पर अपोजिशन को वक्त नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है? अगर पीटीवी सिर्फ हुकूमत का टेलीविजन है तो बराए मेहरबानी इसकी फीस भी उन्हीं लोगों से वसूल की जाए जिनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है। बिजली के बिलों में पीटीवी की फीस वसूल करने का अमल बंद किया जाए। हम सबको बिजली के बिलों में पीटीवी की फीस लग के आती है और हमें वो देना पड़ती है। तो बुनियादी तौर पर ये हमारा पैसा है टैक्स पेयर का, जिससे आगे टेलीविजन के मुलाजमिन को तनख्वाही मिलती है और स्टेट का ये ऑर्गन रन किया जाता है। लोग इस बात के पैसे तो नहीं देते कि सरकारी भोंपू उनके कानों में भूमू करता रहे। वैसे तो पीटीवी माजरत के साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते, सवाए उन इलाकों में जहां पर केबल नेटवर्क मुयस्सर नहीं है, मगर फिर भी लोग उसकी फीस सबीलिल्लाह अदा कर रहे हैं ताकि ये बचा रहे। बुखारी साहब को शायद ये इल्म नहीं, मैं नहीं समझता कि उनको इल्म होगा, लेकिन वो अनजान बन रहे हैं कि पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के उतने ही हकूक होते हैं जितने इस हुकूमत के हैं। तो अगर वो समझते हैं कि आज से ही पीटीवी हुकूमत का माउथ ऑर्गन बनकर काम करेगा, तो ये काम तो पहले पीटीवी कर रहा है। पहले कौन सा पीटीवी को बहुत ज्यादा गैर जानबदारी के परचम लिए हुए चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिला जवाब एक नया महाज खोल लिया। नईम बुखारी साहब के जुमलों में बड़ी काट होती है, बड़े ही मजेदार उनके जुमले होते हैं, इसके बावजूद वो हम सब के लिए काबिल एहतराम है। तो मुझे लगता है कि उम्र भर की नेकियां जो उन्होंने कमाई थी अब वो उन्हें गंवाने के लिए पीटीवी के चेयरमैन लग गए हैं। और जब से वो पीटीवी के चेयरमैन लगे हैं लोगों को अताउल्लाह कासमी भी अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन खुद इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे और अपोजिशन में थे तो वो क्या क्या करते थे और पीटीवी के हवाले से उनके क्या रिजर्वेशन थी, जरा वो भी देख ले कि खान साहब जब अपोजिशन को पीटीवी पर टाइम नहीं मिलता था तो उनका क्या मौकफ होता था। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि पीटीवी जो लोगों के टैक्स के पैसे पे चलता है वो मेरी तकरीर पूरी तरह दिखाए। कप्तान ने तो उम्मीद लगाई मगर पीटीवी ने पार्लियामेंट से खिताब की इनकी तकरीर ना दिखाई।
अब सरकारी चैनल पर तकरीर नशर न करने का गुस्सा कहें या फिर कौम से दिल की बातें कहने की ख्वाहिश, इमरान खान ने पीटीवी पर कौम से खिताब की ठान ली। तहरीक-ए इंसाफ ने पाकिस्तान टेलीविजन को इस हवाले से हंगामी मरासला भी लिख डाला। मरासले में सरकारी चैनल को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कौम से खिताब की तैयारियां मुकम्मल करने का कहा गया है। तर्जुमान तहरीक-ए इंसाफ के मुताबिक इमरान खान इतवार की शाम को कौम से खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान कौम के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। उम्मीद है पीटीवी इनका खिताब नशर करेगा। इमरान खान चाहते हैं कि हम भी अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखें। पीटीवी एक कौमी इदारा है, एक सरकारी इदारा है जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की रकम से चलता है। मुझे उम्मीद है कि पीटीवी में इतना हौसला होगा। तो ये थे जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान 2016 में जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तो किस तरह वो पीटीवी से गिले शिकवे किया करते थे। तो जो काम कल खान साहब अपोजिशन में होते हुए जिन कामों पर नुक्ताची थे, आज वही उनकी हुकूमत कर रही है। वो कहते हैं जी दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। और अब आगे बढ़ते हैं और उस कानून की बात करते हैं जो कि रेप केसेस के मुलजमान के लिए मुतारफ कराया जा रहा। हुकूमत एक नया कानून ला रही है, उसकी लेजिस्लेशन हो रही है इन प्रोसेस, और उसके क्या असरात होंगे नए कवानीन के हवाले से बात कर रहे हैं हसन निसार। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं कि रेप केसेस के मुजरमान को जो सजाएं देने का फैसला किया गया वो कितनी वैलिड हैं। वॉच दिस। लॉज आर पास्ड एंड देन बाईपास्ड। ये पूरे ये आपका जुडिशल सिस्टम जो है। अच्छा, दूसरा ये है कि द आर्म ऑफ द लॉ नीड्स अ लिटिल मोर मसल। ये भी रिसेंटली कोई मैगजीन था कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये इट पनिशेस द पुअर एंड प्रोटेक्ट्स द रिच। ठीक है, तो कानून और उसका नफाज ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बदन और रूह। अगर नफाज नहीं है तो कानून एक लाश है, उठाए फिरो। पाकिस्तान की सारी अदालती तारीख इस तरह की लाशों का कब्रिस्तान है। सो मुझे नहीं पता ये बना बनू लेंगे, अगर बन भी जाए। सख्ती वक्ती वाली बात है। मुनीब थोड़े सॉफ्टली इन्होंने कहा कि कोई यूं ना कहे, जो मर्जी कहता रहे। यहाँ उठा के अभी में आ जाती हैं उठ के कि जी ये ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के होते हैं भाई, इंसानी हुकूक। मैं इंसान हूं तो मेरे हुकूक है ना। लेकिन अगर इंसान की शक्ल में एक भेड़िया है, एक जानवर है, एक नाग है, वो हुकूक मांग रहा है। सो बिल्कुल ठीक। ये मुनीब को बस इनकी नरमी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहली दफा मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई जो सोचता रहे। ये तो जनरेशन बर्बाद कर देने वाली बात है। ये तो पूरे के पूरे घर बर्बाद कर देने वाली बात है। इन दरिंदों के साथ देखें मरहल होते हैं सोसाइटीज में। हम अभी बिल्कुल पंगूड़े में है ये माशरा। ये तो पैदा हुआ है। आज इसके नैपीज बदलो, इसके को पैम्पर्स चैम्पर्स ही है वो वगैरह। जब इंसान बन जाएंगे फिर इंसानी हुकूक इनको मिल जाए, बस ठीक है। देखिए, और सीरियस नोट, बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये इंप्रेशन है कि कानून सिर्फ कमजोरों और गरीबों के लिए होता है। ये सिर्फ इंप्रेशन नहीं है, प्रैक्टिकली भी आपको यही नजर आता है। ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है, ना ही ताकतवर के जराइम सामने आते हैं। कानून की राहदारियों में ही वो जराइम दम तोड़ जाते हैं। और हमें यह भी नहीं पता चलता कि ये जो जुर्म हो रहे हैं इनकी वजूहात क्या है। अगर बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं तो वो क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है। क्या किसी हुकूमत ने इस पर कोई काम किया है या किसी एनजीओ का कोई पेपर इस पर सामने आया है। सब मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे हैं। कोई वाकया हो जाए तो हम आसमान सर पर उठा लेते हैं। हमें एक ही काम आता है, मातम, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इसके पीछे जो अवामल है उस पर हम कब गौर करेंगे। माशरे में जिनसी तशद्दुद समेत बहुत से जराइम बढ़ने की वजूहात क्या है। कभी हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया और कभी हम ये कहते हैं कि अभी हम नौज़ायदा बच्चे हैं, हमें बड़े होने में वक्त लगेगा। तो सवाल ये है कि जो गुर्बत, जहालत, माशरे में नाइंसाफी, माशरती नामहमारियां और इंसाफ का फुकदान जब माशरे में हो और बेरोजगारी जैसे मसाइल मौजूद हो तो वहां आप कोई भी कानून बना ले, जुर्म नहीं खत्म होगा। तो मेरे नजदीक कानून साजी से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि यह देखा जाए कि बच्चों के साथ जो मामलात हो रहे हैं और ये जो
रेप केसेस हो रहे हैं, इनके बढ़ने की वजूहात क्या है? ये उन मुल्कों का भी मसला है जहां गुर्बत और जहालत नहीं है। रेप केसेस दुनिया के ऐसे मुल्कों में भी होते हैं जहां पैसे की बड़ी फरावानी है और लोग वेल एजुकेटेड है, गुर्बत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद है। तो इसका मतलब यह कि इसका ताल्लुक दिमाग से है, मेंटेलिटी से है। तो हमारे लिए यह बड़ा अच्छा बहाना है कि हमें जिस मसले का हल ना मिले, हम बड़े आराम से बच्चे बन जाते हैं कि हम अभी सीख रहे हैं। मुआशरा भी बलूगत से निकला और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से यह समझते हैं कि बिल्ली हमें नहीं खाएगी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एक और बड़ी अहम खबर यह है कि कोरोना के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कोरोना की मद में दी जाने वाली इमदाद रोक दी है। बुनियादी तौर पर यह हुकूमत का एक और ऐसा एक्ट या ऐसी नाकामी सामने आ रही है जिसके बारे में बड़े दावे किए जा रहे थे और वर्ल्ड बैंक ने इमदाद क्यों रोकी इसकी तफसीलात अभी आना बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जो कोरोना के हवाले से पाकिस्तान को इमदाद दी वो फिलहाल रोक दी गई है। इसी पे बात कर रहे हैं, बल्कि इससे रिलेटेड इशू में कि क्या कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने बर वक्त इकदाम किए या नहीं किए। जफर मिर्जा मुशीर सेहत रहे हैं। जब लास्ट टाइम हमें कोरोना का सामना था तो जफर मिर्जा लीडिंग फ्रॉम फ्रंट थे और उसके बाद फिर ये जिस तरह होता है कि बहुत से लोग जो है काम करने वाले आराम से साइडलाइन कर दिए जाते हैं, तो जफर मिर्जा भी साइडलाइन हो चुके हैं, लेकिन कोरोना के हवाले से वो हमें अपडेट दे रहे हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए था या क्या नहीं किया गया। फैसिलिटीज थी, कैसे अब हम इसको उस लेवल तक ना जाए, उस अंदाज से ना फैले जैसे पहले हुआ था, क्या करना चाहिए? शुक्रिया कामरान साहब। देखें जी, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले जो फर्क है फर्स्ट और सेकंड वेव में वो ये है कि अब हमारे पास एडवांटेज मौजूद है पहली वेव के तजर्बे का। पहली दफा जब हम कर रहे थे तो ये पहली दफा ये आउटब्रेक को हम डील कर रहे थे, तो एक तजर्बा है कौमी सतह पे मेडिकल कम्युनिटी का, लोगों का, गवर्नमेंट का, पॉलिसी मेकर्स का। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ द हाइंडसाइट, वो इस वक्त मौजूद था। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि मैं नहीं समझता कि हमने उससे भरपूर फायदा उठाया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कामरान कि मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह आज असद उमर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि NCOC जो है वो तो पिछले तकरीबन अक्टूबर के शुरू से इस बात का इंदिया दे रही थी और रेड फ्लैग रेज कर रही थी कि पाकिस्तान में सेकंड वेव शुरू हो चुकी है और ये पहली वेव से ज़्यादा सख्त हो सकती है और हमें इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन डिले हुआ है और ये डिले जो है इसकी जो भी वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल डिले हुआ है। अब जो मेजर्स किए गए हैं मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब रुख है इन सारे डिसीजंस का, लेकिन अगर ये थोड़ा सा अर्ली कर लिए जाते तो शायद इस वक्त जो तो हमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब हम मार्च अप्रैल, वैसे ये बात तो खान साहब से पूछनी चाहिए। मुशीर सेहत को तो बेचारे को क्रेडिट ही नहीं मिला। जफर मिर्जा को उस वक्त हटा दिया गया जब वो कोरोना ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, तो कहा यह गया कि उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, चार्जेस थे भी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा गुमान ये है कि अगर अपोजिशन की तहरीक ना चल रही होती, जलसे वगैरह ना हो रहे होते, तो शायद अब भी हुकूमत अलर्ट ना होती, अब भी हुकूमत कोरोना को रोकने के लिए इस तरह के एक्शन ना करती। बल्कि हम तो इस बात को एंजॉय कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में कोरोना कत्लेआम कर रहा है और हमने खुद को कोरोना से महफूज कर लिया है और इसका क्रेडिट भी खास खुद ले रहे थे। तो हुकूमत को कोरोना खत्म करने का क्रेडिट लेने से फुर्सत मिलती तो फिर कहीं जाके दूसरी लहर से निमटने के लिए कोई इकदाम किए जाते। तो खान साहब और उनकी जमात के लोग पूरी दुनिया में इस बात का डंडोरा पीटते फिर रहे थे कि हमने लॉकडाउन किए बगैर कोरोना को मार भगाया, उसी का क्रेडिट लिया जा रहा है। हालांकि उसकी बहुत सी और वजूहात भी थी। एक बड़ी वजह तो यह थी कि मौसम गर्मा था
और गर्मी में कोरोना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो यही हुआ, पाकिस्तान में मौसम जैसे ही गर्म हुआ, लोगों ने थोड़ी बहुत एहतियात की, मास्क वास्क लगाए, तो उसके नतायज मुस्बत आ गए। मगर उस वक्त भी दुनिया के कई ममालिक कोरोना की दूसरी लहर से दुनिया को ना सिर्फ खबरदार कर रहे थे बल्कि उसकी तैयारी भी कर रहे थे। हम उसका क्रेडिट लेने में मसरूफ थे जी, वाह 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 क्या बात है, खान साहब ने कोरोना को मार भगाया। तो खान साहब अपनी तारीफें कराने में मगन थे। अब नतीजा उसका ये निकला कि फिर पूरे पाकिस्तान ने समझ लिया कि जी कोरोना खत्म हो गया। जब हुकूमत कह रही है कोरोना आया तो लोगों ने मान लिया, जब कहा खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो अपोजिशन भी बाहर निकल आई, क्योंकि अपोजिशन भी ताक में थी कि जो इतने मसाइल बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। तो अब जब हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तहरीक चलाने बाहर निकली है, तो अब याद आ गया जी कि कोरोना आया हुआ है और कोरोना को रोकने के लिए कोई एक्ट करने हैं। तो फिर लोग अब इस बात को मान रहे और लोग ये कह रहे जी कि आप सिर्फ अपोजिशन की तहरीक को कुचलने के लिए कोरोना कोरोना कर रहे हैं। तो जो लोगों का जो कहते हैं ना एतमाद, वो जो लोगों का कॉन्फिडेंस होता है वो तो पहले शेक हो चुका है। अगर आप उससे पहले काम कर लेते, पहले अलर्ट कर लेते, पहले कुछ काम करते। अब ये मुशीर सेहत रहे हैं जफर मिर्जा, वो भी ये कहते हैं कि हुकूमत ने इस मामले में देर कर दी, और वो कहते हैं ना हमेशा देर कर देता हूं। अभी सारे बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शाहजेब खानदादा की उस खबर पे कि पेट्रोलियम सेक्टर में जो गलत फैसले किए गए उसमें 122 अरब का नुकसान हुआ। तो नदीम बाबर साहब फरमा रहे थे जी फैसले तो हम टाइम पे लेते हैं, अगर खरीदारी ना हो तो ये फैसलों का हाल है, हमेशा देर कर देता। तो खान साहब की हुकूमत में एक और टैग ये लगता जा रहा है कि वो फैसले करते हैं, हमेशा देर करते हैं। IMF के पास जाना था तो वहां भी यही काम हुआ, हमने देर कर दी और फिर उसका नतीजा पूरी कौम ने देखा। और फिर ये हमने देख ही लिया कि कितने फैसले जो है हमारे सामने आ चुके जिनके मुआशी नुकसान भी है और समाजी नुकसान भी है। अब कोरोना के हवाले से हुकूमत ने अगर बर वक्त इकदाम किए होते तो आज फिर वो जो स्कोर चल रहा है, मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि कितनी कैजुअलिटी हो रही है, किस कदर हाई हो गया कोरोना, वो शायद हम उस पर काबू पा चुके होते या हमें ये फेस ना करना पड़ता। और कोरोना के हवाले से आज वज़ीर आज़म ने ये दोबारा अपने इस अज़म का इजहार किया है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे। लाहौर पहुंचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और लाहौर में उन्होंने हम मुलाकातें की। लाहौर में उन्होंने अंडरपास का इफ्ताह करना था जो कि पोस्टपोन हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा रहे, फैक्ट्रियां और रोजगार बंद नहीं करेंगे। खास तौर पर कहना है कि यूरोप और इंग्लैंड में मुकम्मल लॉकडाउन है, लेकिन हम नहीं लॉकडाउन लगाएंगे क्योंकि हम दिहाड़ीदार तबके को जो है वो बेरोजगार नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि सब SOPs पर अमल करें, मास्क लगाए। तो अपोजिशन के जलसों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना जलसे जुलूस से ज्यादा फैलता है, तो जनाब जलसे जुलूस बंद करें वरना कोरोना फैलेगा, बाकी कोई मसला नहीं है। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि जी जलसे जुलूस करते रहे, NRO नहीं देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर ये कि अमेरिका में बुरी तरह कोरोना फैला हुआ है और अमेरिका में कोरोना की वजह से एक दिन में जो लोग दाखिल हुए हैं वो तादाद सबसे ज्यादा है। इसके अलावा पार्लियामानी कमेटी बराए कोरोना ने वबा की दूसरी लहर की वजह से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाने का फैसला किया है। स्पीकर असद कैसर की सदारत में आज इजलास हुआ जिसमें असद उमर, बाबर रहमान, अली बहार और दीगर अरकान शिरकत हुए। अपोजिशन ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। तो अपोजिशन कौमी असम्बली या सेनेट के किसी भी इजलास में या पार्लियामेंट पार्टी को इजलास का बाइकाट कर चुकी है। तो ये हुकूमती कमेटी का इजलास था जिसमें फैसला किया गया कि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास नहीं बुलाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और एक अफसोसनाक खबर आपको जल्द से जल्द दे दें। साबिक़ वज़ीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार पीर पार्टी के बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन थे, उनका भी इंतकाल हो गया। अहमद मुख्तार बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थे, अल्लाह ताला उनको भी गरी के रहमत करे।